नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि फ्रांस में चल क्या रहा है, यूरोप में चल क्या रहा है और दूसरे तरह से चर्चा करेंगे कि जो मोदी जी की एक रशिया विज़िट हुई है, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले फ्रांस में चलते हैं, तो वहाँ पे जो ये लेफ्टिस्ट्स हैं, ये पावर से बाहर जा रहे हैं और मैरीन ले पेन की जो पार्टी है, जो कि बिल्कुल राइट विंग है, एक्सट्रीम राष्ट्रवादी है और जिन्होंने बड़ा क्लियर कट स्टैंड लिया हुआ है कि ये जो इमिग्रेंट्स वगैरह हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी में रेडिकल हैं, इनको ये देश से बाहर निकालेंगे और इनके ऊपर बहुत सख्त एक्शंस लेंगे और फ्रांस का जो कल्चर वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और इस टाइप की उनकी कई सारे एजेंडे हैं जो कि मतलब लेफ्टिस्ट्स के बिल्कुल अपोजिट हैं, क्योंकि लेफ्टिस्ट्स ने ये इमिग्रेंट्स वगैरह भरे हैं पूरे यूरोप में। और मरीन ले पेन जो हैं, उनका टिल्ट है कि हमको अपने राष्ट्रवाद को बचाना है, अपने राष्ट्रीय कल्चर को बचाना है और इन लोगों को बाहर भगाना है जो अंधाधुंध यूरोप में और फ्रांस के अंदर घुस के आ गए हैं और दंगा फसाद कर रहे हैं। तो मरीन ले पेन की पार्टी जो है वो काफ़ी तगड़ी तरीके से जीत दर्ज कर रही है उस इलेक्शंस में वहाँ फ्रांस के, और सरकार उनकी बनने की मतलब पूरी पूरी संभावना है। और उसके नतीजे में जो वहाँ के लेफ्टिस्ट्स हैं वो इन इमिग्रेंट्स के साथ मिलके और पूरे फ्रांस में दंगा फसाद मचाने की शुरुआत कर चुके हैं। मैंने फ्रांस की बात क्यों की है, तो आज आप ट्विटर पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, फ्रांस के लेटेस्ट वीडियोस देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कि सड़कों पे आग जल रही है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, शोरूम्स लूटे जा रहे हैं। मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स, क्योंकि फ्रांस और पेरिस जो है वो दुनिया की फैशन कैपिटल कहलाती है, तो जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं दुनिया के, आधे से ज़्यादा तो फ्रांस के ही हैं। और उसके अलावा जो मतलब अदर कंट्रीज़ के ब्रांड्स हैं, सबके बड़े बड़े शोरूम्स फ्रांस में, पेरिस में, सब जगह हैं और उनमें सब में लूट हो रही है। और स्पष्ट दिख रहा है, आपको दिखाई दे जाएगा कि बुर्काधारी महिलाएं जो हैं वो इस लूट में सबसे आगे हैं और वो इन शोरूम्स में घुस कर के महंगे महंगे कपड़े और ड्रेसेस और दुनिया भर की चीज़ें उठा उठा के ले जा रहे हैं। और जो पुरुष वर्ग है इनका, वो सड़कों पे दंगे फसाद और बाकी सारी चीज़ें करने में लगा हुआ है। और अब स्थिति ये हो गई है कि फ्रांस के जो आम लोग हैं उनका अपनी सरकार और अपने सरकार की व्यवस्थाओं पर से एक तरीके से भरोसा उठ चुका है और उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना करके अपने अपने मोहल्लों की पेट्रोलिंग शुरू कर दी है ताकि ये लूटपाट और दंगाई जो हैं ये उनके मोहल्लों में ना घुस पाएँ। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक गृहयुद्ध टाइप की स्थिति में फ्रांस एंटर हो रहा है। लगभग यही स्थिति बेल्जियम और बाकी कई कंट्रीज़ में भी बनती जा रही है। इस चीज़ को मैंने इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि भारत के जो चुनाव थे उसमें जब अब की बार 400 पार का नारा लग गया और दुनिया भर के जो चैनल्स थे, मीडिया थे, सब जगह से एक फीडबैक आने लगा था कि इस बार बीजेपी बहुत अच्छा करने वाली है और 300 साढ़े 300 सीट्स के बीच में कहीं बीजेपी फिर से ला सकती है और एक तरफा चुनाव होंगे। तो इंटेलिजेंस के इनपुट्स आने लगे थे कि अगर इस टाइप का एक तरफा रिजल्ट आएगा तो आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर भी ऐसे ही सड़कों पे दंगे फसाद और गृहयुद्ध करने की पूरी तैयारी की गई थी। हमारे यहाँ भी लेफ्टिस्ट्स का वो तबका जो यूरोप में आज दंगे करवा रहा है, जिसने अमेरिका के कैंपसेस के अंदर फ़िलिस्तीन को लेकर के हंगामा मचा रखा था, वही तबका यहाँ भी सक्रिय था और पूरी तैयारी कर रहा था अपने जिहादी साथियों को साथ में लेकर के। और भारत के अंदर भी पूरी कोशिश थी इनकी ये दंगे भड़काने की। वो तो क्या हुआ कि भारत के चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह के आए कि सरकार ज़रूर मोदी की बन गई, लेकिन विपक्ष को कुछ समय की एक खुशी मिल गई कि उन्होंने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया है और उसकी इन लोगों ने खुशियां मना भी ली। अब खुशियां मना ली तो अब दंगा फसाद करने का इनके पास ग्राउंड नहीं बच रहा है। तो ये स्थिति है। लेकिन आज जो फ्रांस में हो रहा है
ये भारत के लिए भी प्लान किया जा चुका था। यहाँ पे बहुत स्मार्टली ये कह लीजिए कि इलेक्शन के रिजल्ट्स इस तरीके से लाए गए कि इनको ग्राउंड नहीं बचा। लेकिन फ्रांस में एक तरफा नतीजे आ रहे हैं चुनाव के, और वहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। यूरोप के बाकी के देशों में भी लगातार राइट विंग या राष्ट्रवादी सरकारें आ रही हैं, तो माहौल वहाँ पे भी लगातार बिगड़ने वाली स्थिति बनी हुई है। अब अमेरिका की आते हैं, तो अमेरिका की भी हालत करीब करीब ऐसी ही बनेगी आगे जाके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाइडेन जिद करके बैठे हैं कि हम ही चुनाव लड़ेंगे, और बाइडेन की रेपुटेशन बड़ी ख़राब हो चुकी है अमेरिका के अंदर। उनको एक वीक, बीमार और इनकॉम्पिटेंट आदमी माना जा रहा है, और ऐसे में उनके जो डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक हैं वो भी बाइडेन को वोट देने से कतरा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ट्रंप की हालत बहुत अच्छी हो गई है। ट्रंप की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और उनकी रिपब्लिकन पार्टी भी बहुत अपबीट है। उनके सपोर्टर्स बहुत एक्साइटेड हैं इस इलेक्शंस को लेकर के। तो वहाँ पे भी जो माहौल दिख रहा है वो फ्रांस जैसा ही दिख रहा है कि ट्रंप हो सकता है कि सत्ता में वापसी कर लें। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के अंदर भी जो लेफ्टिस्ट्स और ये इमिग्रेंट्स की फ़ौज इन्होंने इकट्ठी की हुई है, अमेरिका के अंदर पिछले 4 साल के अंदर करीब करीब 1,80,00,000 माइग्रेंट्स को इन्होंने घुसाया है। इसमें से लाखों की संख्या में जिहादी माइंडसेट के लोग भी घुसे हुए हैं। तो आगे चल के आप देखेंगे कि नवंबर इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में, तो उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च जो है, उस पीरियड में अमेरिका के अंदर भी अगर एक गृह युद्ध जैसी, ये फ्रांस जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पूरी दुनिया में ये हालात बने हुए हैं, और अब यहाँ से आगे ये एक नॉर्म सा बन जाएगा कि पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका के अंदर ये एक आग लगने वाली है। क्योंकि लड़ाई जो है वो राष्ट्रवादियों और ये वामपंथियों के बीच में है, और वामपंथियों ने कसम खा रखी है कि अगर हमारी सत्ता जो है, दुनिया पे कंट्रोल करने का जो हमने एक सिस्टम बना रखा था, अगर उससे हमें बाहर कर दिया जाता है और वो कंट्रोल हमारे हाथ से ले लिया जाता है, तो हम दुनिया जला देंगे। ये इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, और इनको लगातार हर जगह पे मात खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये और ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, और इनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि इनके हाथ से सत्ता छीन ली जाए, और एक एक करके देशों से इनको सत्ता से लात मार के बाहर निकाला जा रहा है। ये जो ख़ास तौर से अपने आप को वोक और लिबरल और लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट इस टाइप के नामों से बुलाते हैं, अपने आप को खुद ही इंटेलेक्चुअल घोषित करके बैठे होते हैं, ये इस प्रजाति की मैं बात कर रहा हूँ। जो वैसे देखने में आपको अपने आप को बहुत लिबरल बताते हैं, लेकिन ये इतनी सीमित सोच वाले होते हैं कि चुनाव की हार भी इनको बर्दाश्त नहीं होती। चुनाव में ये हार जाएंगे तो ये आरोप लगा देंगे कि चुनाव बराबर से नहीं हुए थे, उसमें धोखाधड़ी हुई थी, उसमें रिगिंग हुई थी, ईवीएम खराब थी, और ये था, वो था, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, हम ये नतीजे नहीं मानेंगे। और दूसरी जो भी सरकार आएगी वो ऑब्वियसली इनके एंटी होती है, तो राष्ट्रवादी होती है। उस सरकार को पूरे कार्यकाल ये सुकून से काम नहीं करने देंगे, लगातार दंगा फसाद, धरना प्रदर्शन, विरोध सब कुछ करेंगे। ये देश के विरुद्ध भी जाके काम करेंगे, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये गुण आपको इन वामपंथी सोशलिस्ट लिबरल लेफ्टिस्ट्स की जमात जो है, ये आपको यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, सब जगह इनका यही हरकतें हैं। और दूसरी क्वालिटी ये होती है, ये एक नंबर के करप्ट होते हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होते हैं। इनके भ्रष्टाचार पे आप उंगली उठा दें तो ये 50 तरह के नाटक नौटंकी करेंगे, जैसे केजरीवाल आज की डेट में कर रहा है। सुबह से शाम तक उसका आप देखिए, वो जब से अंदर गया हुआ है, उसका एक दिन सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका लगेगी किसी चीज़ के लिए, वहाँ से खारिज होगी, वो हाई कोर्ट में लग जाएगी, हाई कोर्ट से खारिज होगी, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगा, फिर किसी नए मुद्दे को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा। उसने मतलब रिकॉर्ड बना रखा है याचिकाओं का, और बलिहारी है हमारी जुडिशियरी कि इस वाहियात आदमी की याचिकाएं पहले दूसरे दिन ही दायर होते ही उसकी सुनवाई शुरू कर दी जाती है। अरे आपके यहाँ याचिका आई है, उसको दे दो डेट 15 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, आप टालना शुरू कर दो, वो बंद हो जाएगा। लेकिन इतना पैसे का खेल है, भ्रष्टाचार है इतना उसका कि क्या ही कहा जाए। तो ये
भारत के अंदर भी होना था, जो आज फ्रांस के अंदर शुरू हो गया है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि भारत में पूरा अक्रॉस इंडिया अगर चुनाव के नतीजे वो अब की बार 400 पार टाइप के आ जाते, तो ये दंगे फसाद भारत के अंदर भी करने की पूरी तैयारी थी, खून खराबा करने की पूरी तैयारी थी, सब कुछ होता और पूरी इंटरनेशनल मीडिया और सब कोई इनके समर्थन में खड़े हो जाते कि हाँ हाँ भारत में चुनावों में धांधली हुई है। ये पूरी इनकी तैयारी थी और उसको बेस बना के कि चुनाव में धांधली हुई है और ये हुआ है वो हुआ है, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है और इन्होंने दंगे करने थे। वो भारत में नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव के नतीजे थोड़े से मिक्स टाइप के हो गए। लेकिन फ्रांस में जो देख रहे हैं आप, अभी आपको और भी देशों में ये फैलता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अमेरिका में मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि नवंबर में वहाँ चुनाव है। अगर वहाँ पे ट्रंप की एक तरफा जीत हो जाती है तो अमेरिका में भी ये दंगे फसाद ये लोग शुरू करेंगे और अंधाधुंध करेंगे। और अमेरिका में तो भयानक खून खराबा हो जाएगा अगर इन्होंने शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे समस्या ये है कि वहाँ पे हर दूसरे आदमी के हाथ में गन है। तो वहाँ पे तो बहुत ही बुरा स्थिति बन सकती है अगर ये ऐसे ही चलता रहा और ट्रंप ने अगर जीत दर्ज कर ली। तो देखना होगा कि वहाँ क्या होता है। तो ये तो बात रही कि अभी फ्रांस में क्या हुआ, भारत में क्या प्लान था और अमेरिका में क्या होने वाला है। मैंने आपको तीनों सिनारियो बता दिए कि फ्रांस में जो आज हो रहा है, इंडिया के लिए वो प्लान किया गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत तरीके से कह लीजिए कि चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि इनकी लड़ाई करने का वो जो आधार था कि भाजपा एक तरफा कैसे जीत रही है, वो आधार इनके हाथ से निकल गया। तो इसलिए यहाँ पे वो दंगे फसाद की स्थिति नहीं बन पाई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा कि इस टाइप के जो तत्व हैं, अब इनको सख्ती से कुचलने का समय आ गया है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मुरव्वत के, इनको चुन चुन के और बिल्कुल कुचल के ख़त्म कर देना है। अगर भारत को अगले 25-30 सालों तक आगे बढ़ते रहना है तो इस टाइप के जो तत्व हैं इनको बिलों से निकाल निकाल के कुचलना पड़ेगा। इनको भिखारी बना दीजिए, सड़कों पे ला दीजिए, कटोरा पकड़ा दीजिए, ये भीख मांगें और लोग इनके मुंह पे जूते मारें। इनकी असलियत एक एक आदमी को पता होनी चाहिए कि ये कितने घटिया, भ्रष्ट और गद्दार किस्म के लोग हैं। और भारत में इनकी कमी नहीं है। ये टीवी चैनल्स से लेकर के, अखबारों के एडिटर्स से लेकर के हर बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी कुलपति बने बैठे हैं, आज भी प्रोफेसर्स बने बैठे हैं और जहर घोल रहे हैं समाज में। तो ये हमको समझना होगा। अब आते हैं दूसरी बात पे कि नरेंद्र मोदी का रूस यात्रा के क्या मायने हैं। तो देखिए, मोदी की पहली बायलैटरल जो विजिट है, यात्रा है, वो हर बार ऐसा होता था कि मोदी जब भी प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते थे तो उसके बाद पहली यात्रा जो है वो अपने आसपास के किसी नेबरिंग कंट्री में किया करते थे, उसको प्रेफर करते थे। इस बार उन्होंने रशिया को चुना है और पहली बायलैटरल विजिट रशिया की है। अब आप लोग बोलेंगे कि अभी कुछ दिन पहले तो वो इटली गए थे शपथ लेते ही। जी हाँ, इटली गए थे, लेकिन इटली में एक दिन की यात्रा थी और वो बायलैटरल नहीं थी। वो G7 की समिट में एज ए गेस्ट गए थे और एक दिन के लिए गए थे। वहाँ पे बाकी के G7 के सारी कंट्रीज़ भी आई हुई थी। एक इवेंट था, एक प्रोग्राम था, उसमें शामिल होके वापस आ गए थे। वो भारत और इटली के बीच 1-to-1 मीटिंग और वो वाली यात्रा नहीं थी। रशिया के साथ और रशिया के साथ साथ ऑस्ट्रिया के साथ एक 1-to-1 मीटिंग वाली एक सिचुएशन बनी हुई है। इसके पीछे कारण क्या हैं, इसको समझते हैं। तो भारत जो है इस समय अपनी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत एग्रेसिव रूप से आगे बढ़ा रहा है और इस डिप्लोमेसी में एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की बात की जाती है कि हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो विदेश नीति को लेकर के हम किसी देश के साथ अलाइन होकर के अपनी नीति नहीं बनाएंगे। हम अपने बेनिफिट के हिसाब से अपनी नीतियां रखेंगे। इससे अमेरिका को बड़ी तकलीफ़ है, इससे चाइना को बड़ी तकलीफ़ है, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि किस मुद्दे पे इंडिया क्या स्टैंड लेगा।
और उस कड़ी में अमेरिका के साथ समस्या ये है कि अमेरिका को एक गंदी आदत है कि उसको ऐसा लगता है कि वो दुनिया भर के देशों पे उल्टे सीधे दबाव डाल करके और उनसे उनकी विदेश नीति को बदलवा सकता है। कभी मानव अधिकार का मुद्दा उठा के, कभी आतंकवाद का मुद्दा उठा के कि आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। कभी आप के ऊपर वो उंगली उठाएंगे कि आपके यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, माइनॉरिटी या दूसरे धर्मों को बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है, ये है वो है। फालतू की बातें आपके ऊपर करके और इंटरनेशनली आपको बदनाम करने की धमकी दे करके और वो अपनी बात मनवाते आए हैं। तो उनको वही चीज़ आती है। वो उन्होंने कई सारे प्रयास भारत के साथ करने की कोशिश की। कभी वो पन्नू का मामला उठाते हैं कि आप पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे वो सारा एडम्स, एक सीआईए की पूर्व वो है, ऑपरेटिव है, रिटायर्ड है, उसने एक इंटरव्यू दिया कि भारत जो है उसने तालिबान को पैसे दिए हैं और तालिबान वाले जो हैं वो अननोन गनमैन बन के पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मनों को निपटा रहे हैं। तो ये सब अमेरिका की हरकतें होती हैं और इसका मकसद ये होता है कि आपको किसी तरीके से दबाव में लाया जाए और दबाव में लाके अपनी बात मनवाई जाए। अब इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता है कि भारत कोई पाकिस्तान या इस टाइप का देश नहीं है, यूरोप का पिद्दी सा देश, कि तुम्हारे इस टाइप के हथकंडों में दबाव में आ जाएगा। इंडिया 140 करोड़ का देश है, डेमोक्रेसी है और एक तगड़ी इकोनॉमी है, प्लस एक तगड़ी मिलिट्री है। इनको अभी भी वो पुराना कांग्रेस के ज़माने का इंडिया लगता है कि ये कांग्रेसी नेता हैं जो कि हमारे यहाँ आकर के अमेरिका में कटोरा लेके भीख मांगते हैं और उनको सब कुछ गोरा और सफ़ेद और वाइट जो है वो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब इंडिया बदल चुका है। अब इंडिया के किसी नेता को कोई शौक नहीं है अमेरिका घूमने का। जो वो एक ज़माना अलग था जब नेहरू जी अमेरिका चले गए थे और 15 दिन घूम रहे थे। अब वो किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अमेरिका जाए और अमेरिका जा कर के रुके और बातचीत करे। अब मज़े की बात है, अभी रिसेंट आपको मैं बताऊं तो इनका कोई मानव अधिकार की एक कोई संस्था या टीम या कुछ ऐसा है अमेरिका की। उन्होंने बोला कि हम इंडिया की विज़िट पे आ रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि वहाँ मानव अधिकारों के क्या हाल चाल हैं और ऐसा है और वैसा है, हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो उनका जब आवेदन आया और सब कुछ आया कि हम लोग इंडिया आना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स का वो करने के लिए, सर्वे वगैरह स्टडी करने के लिए कि भारत में मानव अधिकारों के क्या हाल चाल है। तो जैसा मैंने आपको बोला, इनके कुछ हथियार हैं फेवरेट: ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, हंगर, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है। और आजकल इन्होंने वो एक दलित वाला भी मामला सीख लिया है कि दलित लोगों पे अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं आपके यहाँ। इस टाइप के 5-6 इश्यूज़ हैं, उसको लेकर के ये अपनी ज़बरदस्ती की टीमें भेज देते हैं और वो फिर उल्टे सीधे बयानबाजियाँ करती हैं और मीडिया में रिपोर्ट छपती है और उससे इनको लगता है कि हम भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर लेंगे। इस बार ऐसा हुआ कि इन्होंने बोला हमारी ह्यूमन राइट्स वालों की एक टीम आपके इंडिया आने वाली है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने देखा, ऊपर से ऑर्डर हुआ किसी को वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं, इनको भारत में घुसने नहीं देना है, भगा दिया इंडिया ने। अब वो चुपचाप अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। इसके पहले जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, इनके करीब 1 दर्जन के आसपास जो फॉरेन के डिफरेंट मीडिया हाउसेस के वो थे, करस्पॉन्डेंट्स थे, जर्नलिस्ट थे, जो पिछले 10-10 साल से इंडिया में बैठे हुए थे और इंडिया से बैठ करके इंडिया के खिलाफ उल्टी सीधी रिपोर्टें बना बना करके छापते थे इंटरनेशनल मीडिया में। तो इंडिया की एमईए ने इनकी लिस्ट बनाई और इनको सबको नोटिस दिया कि 24 घंटे 36 घंटे के अंदर आप इंडिया छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए, आपका पूरा डॉक्यूमेंट हम ख़त्म कर रहे हैं, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। एक दो ऐसी भी थी कि जिन्होंने इंडियंस से शादी कर रखी थी, महिलाएं थीं, पत्रकार फॉरेन, और इंडियन बंदों से शादी कर रखी थी, तो उन्होंने ओसीआई कार्ड ले रखा था, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया करके एक स्टेटस मिलता है जो फॉरेनर्स इंडियन से शादी कर लेती हैं तो उनको सिटीज़न जैसा एक वो स्टेटस मिल जाता है। उनका वो ओसीआई कार्ड कैंसिल करके उन्हें भी भगा दिया। बोले हम शादी है, हमारा हस्बैंड है, बच्चे हैं। तो बोले वो तुम जानो, तुम्हारा हस्बैंड और बच्चे जाने, तुम्हें इंडिया में हम नहीं देखना चाहते हैं, निकलो बाहर, भगा दिया। तो इंडिया बड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले रहा है। अब सबसे जो तिलमिलाता है अमेरिका,
वो तिलमिलाता है जब इंडिया बात करता है रशिया से। जैसे वो हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि वो जी आपके यहाँ तो ह्यूमन राइट्स ख़राब हैं, आपके यहाँ तो ये दूसरे रिलीजन्स को फ्रीडम नहीं मिलती है, वो जी माइनॉरिटीज़ के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, वो जी आप महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, उल्टी सीधी बातें। तो वो जैसे वो सब करके हमको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, तंग करने की कोशिश करते हैं। भारत के पास एक बड़ा बढ़िया ब्रह्मास्त्र है कि भारत रशिया से बात करना शुरू कर देता है और ये लोग बेचारे उसमें फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि इनको वहाँ से फिर अपना भविष्य पूरा अंधेरे में दिखने लगता है कि यार अगर इंडिया रशिया मिल के बैठ गए तो एशिया आप समझ लो कि हाथ से गया, क्योंकि ये दो इतने बड़े पावर्स हैं कि फिर इनको इनके अगेंस्ट जा करके एशिया की किसी कंट्री में इतनी औकात नहीं है कि इंडिया रशिया अगर उसको फ़ोन कर दे कि भाई साहब कर क्या रहे हैं आप, तो वो चुपचाप अपने घर में बैठ जाएगा। अमेरिका वालों बोले भाई साहब आप दूर रहो हमसे, हमें ये दो बड़े लोगों के बीच से पंगा नहीं हमको चाहिए। तो अमेरिका को ये पता है। इंडिया जब भी अमेरिका का स्क्रू टाइट करने की सोचता है तो वो पाना पेंचकस लेकर के रशिया चल देता है और रशिया में बैठ करके इनकी इंजन सही कर देता है। तो मोदी जी वही इनका अमेरिका का इंजन सुधारने के लिए रशिया गए हैं और पुतिन को भी पता है कि मोदी को बुला लो तो अमेरिका का इलाज हो जाता है। तो रशिया और इंडिया दोनों के पास अमेरिका का एक ही इलाज है, ये दोनों आपस में बैठ के बात करने लगें। उतने में अमेरिका के पसीने छूटने लगते हैं, उनको टेंशन होने लगती है और हालत ख़राब होने लगती है। अब इन लोगों ने रशिया के साथ पंगा लिया, उसके ऊपर सैंक्शन लगाया, इंडिया ने उससे तेल खरीदना शुरू कर दिया। इंडिया ने तेल खरीदना शुरू किया तो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस थे उसका कोई उनको फ़र्क खास पड़ा नहीं। सब कुछ वैसे ही चलता रहा। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बोल दिया कि रशिया अब हाई इनकम कंट्री बन गया है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है $14,000 के ऊपर जा चुकी है एनुअल। तो आपके सैंक्शन लगाने का उल्टा फ़ायदा रशिया को हो गया कि वो अपर मिडिल इनकम कंट्री थी, वो हाई इनकम कंट्री बन गई। तो रशिया तो पैसे वाला बन गया और तुम्हारे यूरोप की कंट्रीज़ जो थी, जो अपर मतलब हाई इनकम कंट्रीज़ हुआ करती थी, वो नीचे अपर मिडिल के लेवल पे जाने की कगार पे आ गई हैं। उनके यहाँ पे हालत ख़राब है, उनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सड़कों पे दंगे हो रहे हैं और ये दंगे फसाद अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 साल के लिए वहाँ पे राइट विंग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई हैं, वो अपनी पॉलिसी चलाएंगी और ये दंगे चलते रहेंगे और 5 साल अगर दंगे चलते रहेंगे तो यूरोप की हालत बिगड़ेगी। तो रशिया और इंडिया का पहला तो इमीडिएट रहता है कि यार हमारा इनकी घोषणा भी हो जाए ना कि भाई पुतिन इंडिया आ रहे हैं या मोदी रशिया जा रहे हैं, उतने में बीपी हाई हो जाता है अमेरिका वालों का कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा गणित खराब हो रहा है हम लोगों का, ऐसा है वैसा है। ये कहानी है। दूसरी चक्कर क्या है कि रशिया से इंडिया कंट्रोल करता है चाइना को और रशिया भी इंडिया को यूज़ करता है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। तो ये दोनों की लगाम, मतलब अमेरिका की और चाइना दोनों की लगाम जो है वो रशिया इंडिया एक दूसरे से मिल के बैठते हैं और ये दोनों शांत हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो मामला हाथ से निकल रहा है। क्योंकि चाइना को भी यही लगता है कि अगर ये दोनों मिलने लगे, बात करने लगे और डोमिनेट करने लगे पूरे एशिया को, तो मेरा क्या होगा। तो जो जो दुख चाइना का है वही दुख अमेरिका का है और कभी कभी दुख अच्छा होता है, तो उस चक्कर में मोदी जी की विजिट है। इसके अलावा बायलैटरली अगर फ़ायदे की बात की जाए तो जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कि रशिया का बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इंडिया आ रहा है और इंडिया उनसे ऑयल बहुत हैवी ख़रीद रहा है। उन्होंने इंडिया से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी शुरू की हैं, जैसे उन्होंने $4 बिलियन का शिप्स बनाने का ऑर्डर इंडिया को दिया है, कार्गो शिप्स का, क्योंकि अब उनका कहना है कि पूरी जो शिपिंग है वो हम अपने शिप्स लाएंगे और अपनी शिपिंग इंडस्ट्री खुद खड़ी करेंगे। इंडिया ने भी अभी अपना एक प्लान रिलीज़ किया जिसमें इंडिया ने बोला है कि 1000 कार्गो शिप्स इंडिया अपने बनाएगा। हम भी फॉरेन शिपिंग कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हमको इनके शिप नहीं चाहिए, हम अपने कार्गो शिप्स से अपना माल खुद हर जगह पहुंचाएंगे। तो 1000 शिप
इंडिया बनाने की प्लानिंग में है और 200-400 शिप्स या कुछ ऐसा, और 40 शिप्स कुछ ऐसा ऑर्डर रशिया ने इंडिया को दिया है कि आप हमें शिप बना के दीजिए। फिर एक AL-21 पता नहीं क्या करके उनका एक बहुत एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन है, जेट इंजन है, वो रशिया ने इंडिया को ऑफ़र किया है कि इसको आप लोग बनाइए, हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह सब देते हैं, आप अपने यहाँ बनाइए और अपने जो फाइटर जेट्स आप बना रहे हो उसमें इस इंजन को यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो रशिया से, और रशिया का वो सबसे एडवांस्ड और हाईटेक इंजन है, तो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, उसको ऑफ़र किया हुआ है रशिया ने। हो सकता है मोदी जी की विज़िट पे उस पर एग्रीमेंट्स पे साइन वगैरह हो जाएं। उसके अलावा S-400 के लिए उन्होंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को ट्रांसफ़र करने की बात की है कि आप ले लीजिए टेक्नोलॉजी इसकी और आप अपना डेवलपमेंट करिए और इसको और आगे आपको डेवलप करना है तो वो करिए। ब्रह्मोस रशिया इंडिया से ख़रीदने की बात कर रहा है कि आप ये हमको दीजिए, क्योंकि बेसिकली टेक्नोलॉजी रशिया से इंडिया आई थी ब्रह्मोस की, और इंडिया ने फिर उसमें R&D करके और फर्दर डेवलपमेंट्स किए हैं, कई सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाला वर्जन डेवलप किया है इंडिया ने, सी से, सबमरीन से, सब जगह से लॉन्च होने वाले वर्जन्स बनाए हैं इंडिया ने, और अब एक्सटेंडेड रेंज बना दिया है। इसके अलावा एक्चुअली ब्रह्मोस की जो एक्यूरेसी है उसको इंडिया ने काफ़ी बढ़ा लिया है कि वो अब मतलब 5-7 मीटर के दायरे में हिट करती है और उस टाइप की एक्यूरेसी की आपकी मिसाइल जो है वो 500 किलोमीटर दूर जाके और 5 मीटर के दायरे में मार कर रही हो, तो ये बहुत हाई एक्यूरेसी चीज़ मानी जाती है। तो रशिया चाहता है कि ब्रह्मोस इंडिया से खरीदे। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। रशिया ने ये भी बोला है कि जो सुखोई है, जो भी साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ ने, अफ्रीका में भी रशिया से सुखोई वगैरह ख़रीदे हुए हैं। तो रशिया का कहना है कि सारे सुखोईज़ वगैरह का अपग्रेड और मेंटेनेंस वगैरह का काम जो है वो अब हम लोग नहीं करेंगे, वो पूरा इंडिया करेगा। तो सुखोई 30 की जो भी पूरी MRO है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑपरेशंस, वो MRO पूरा का पूरा रशिया इंडिया में लाना चाह रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि इंडिया डिफेंस के मामले में, डिफेंस परचेज के मामले में रशिया से दूर हटे। इंडिया का कहना है कि हमको मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो हमारे साथ जिसको भी डील करनी है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, हमको हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में मदद करे, तो हम उसके साथ डील करेंगे। और रशिया को ये चीज़ बड़ी जल्दी समझ में आ गई। उन्होंने बोला, बॉस इंजन भी लो हमसे, तुम टेक्नोलॉजी, तुम सुखोई की पूरी टेक्नोलॉजी दे ही दी है तुमको, और जो कुछ चाहिए वो ले लो, तुम ही लोग उसको अपग्रेड करो, मेंटेन करो, जो हमने इधर उधर बेचे हैं उनका भी मेंटेनेंस तुम ही करो। ठीक है। टैंक्स वगैरह को लेकर के भी बहुत सारी डील्स चल रही हैं। इंडिया ने अपग्रेड के नाम पर काफ़ी सारे T-72 या T-92 टैंक्स रशिया भेजे थे, और वो टेक्निकली अपग्रेड के लिए गए थे वहाँ पे, लेकिन रशिया ने उन टैंक्स का यूज़ किया था यूक्रेन वॉर में। तो इनकी एक अपने लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग है इंडिया और रशिया की, और जिसके बारे में मतलब दुनिया को समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। ये दोनों मिल कर के क्या डील करते हैं, क्या प्लान करते हैं, ऊपर से क्या बोलते हैं, अंदर से क्या हो जाता है, नोबडी नोज़। तो वो एक अलग टाइप की रिलेशनशिप है जो दुनिया को समझ में नहीं आ रही है। पता सबको है कि इनकी मतलब बिलो द सरफेस एक अलग डील चलती रहती है इंडिया और रशिया की, और वो बिलो द सरफेस वाली डील जो है वो चाइना की भी नींद हराम करके रखती है, वो अमेरिका की भी नींद हराम करके रखती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि चाइना बीच में खूब चिल्लम ची चड़ाक कर रहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिया का ऐसा वैसा। फिर इन गधों ने एक नया नक्शा जारी कर दिया अपना चाइना का, उसमें इन्होंने रशिया बॉर्डर पे एक उसूरी रिवर है, उसूरी रिवर के अंदर कई सारे आइलैंड्स हैं, तो उसमें एक बड़ा सा आइलैंड था बहुत। उस बड़े आइलैंड का समझौता ऐसा हुआ कि रशिया ने छोटे छोटे आइलैंड तो ये चाइनीज़ को दे दिए कि चलो तुम फालतू लड़ रहे हो, इसके लिए तुम ले लो।
लेकिन वो जो बड़ा वाला मेन आइलैंड था उसका आधा हिस्सा रशिया ने अपने पास रखा था, आधा चाइना को दिया था, और उस पे इनका बाकायदा रिटर्न में एग्रीमेंट्स हो गया था। अभी चाइना ने उठा करके नक्शा दिखाया, नक्शे में वो पूरा आइलैंड भी अपने नक्शे में दिखा दिया। अब रशियंस का दिमाग खराब हुआ, तो वहां से स्टेटमेंट आ गया कि चाइना के साथ तो अगर हमारी कोई लड़ाई होगी तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे चाइना के ऊपर। तो वहां से दुनिया को पोल पट्टी पता चल गई कि इनकी जो नो लिमिट फ्रेंडशिप की बात ये चाइना चिल्ला चिल्ला के करता है, वो कोई लिमिट लिमिट नहीं, वो रशियंस तो इनके ऊपर न्यूक्लियर पटकने को तैयार बैठे हैं। तो इंडिया के लिए रशिया जो है वो चाइना और अमेरिका दोनों का काउंटर बैलेंस है। प्लस रशिया में होने वाली है ब्रिक्स की समिट, अक्टूबर में मेरे ख्याल से है। वहाँ पे रशिया डिक्लेयर करने वाला है एक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसमें कि मल्टीपल करेंसीज एक्सक्लूडिंग डॉलर, डॉलर को अलग करके, पाउंड को अलग करके, यूरो को अलग करके, मतलब ये वेस्टर्न करेंसीज को बाहर करके अन्य मल्टी करेंसीज को उस प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। और जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस के जो ट्रेड्स हैं वो एक दूसरे की करेंसी में या तीसरी करेंसी में करेंगी इस बास्केट में से। तो वो एक फार्मूला जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, और उसकी गोल्ड से कुछ बैकिंग वगैरह करने की बात चल रही है कि जो फाइनल सेटलमेंट्स अगर कुछ करना होगा तो वो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो गोल्ड में सेटल किया जा सकता है या गोल्ड बॉन्ड्स में किया जा सकता है। इस टाइप का कुछ एक फार्मूला रशिया बना रहा है, रशिया को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, और इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी में रशिया उसका डिक्लेरेशन कर सकता है। वो प्लेटफॉर्म जैसे ही ऑनलाइन होगा, डिक्लेयर होगा, तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब ये अक्टूबर में प्लान्ड है और नवंबर में अमेरिका के इलेक्शंस हैं, तो अगर ये अक्टूबर में डिक्लेयर हो जाता है तो आप समझिए कि अमेरिका के इलेक्शंस जो हैं उसमें बिडेन और इनकी डेमोक्रेट पार्टी की तो जयराम जी की होने वाली है। ट्रंप ने इनको इस चीज़ के लिए संटियों से पीटना है पूरे चुनाव प्रचार में कि ये देखो इन्होंने तो डॉलर ही डुबो दिया। और सही बात है, डॉलर हट गया तो मतलब अमेरिका को सच में भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी। तो वो एक डिस्कशन भी रशिया के साथ होना है। और रशिया को मालूम है कि ब्रिक्स के अंदर भी सबसे भरोसे की कोई कंट्री है तो वो इंडिया। चाइना पे उनको भी भरोसा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा चाइना को एंटरटेन करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले हम इंडिया के साथ सारे नेगोशिएशंस फाइनल कर लें इन सब चीज़ों को लेके, उसके बाद चाइना को बुलाएंगे। तो वो कहानी है। तीसरा क्या है कि रशिया और इंडिया का मिलके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन तीन के बीच में क्या गेम प्लान करना है, क्योंकि अब अमेरिका यहाँ से निकल चुका है। रशिया, इंडिया दोनों नहीं चाहते हैं कि अमेरिका वापस यहाँ एंट्री करे इस रीजन में। तो इस रीजन को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं, ये सब कुछ तय है। उसको कैसे कोलैप्स करवाना है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी दोनों कंट्रीज मिलकर के प्लान कर रही हैं। तो उस कंडीशन में भी ऐसा है कि इंडिया क्योंकि पाकिस्तान से बात करता नहीं है, तो अब रशिया पाकिस्तान से बात कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में रशिया उनको तेल, राशन और ये सारी चीज़ें देने का वादा करके थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस गेन करके और उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। उसमें इंडिया की सहमति रशिया को है, और इंडिया रशिया एक बैकडोर पे इन सब चीज़ों की बात करते रहते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स दौरा होने वाला है मोदी जी का, और इस टाइप के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, अमेरिका, वेस्ट, चाइना, एशिया, साउथ एशिया, हर चीज़ में क्या फ्यूचर होने वाला है उसकी प्लानिंग होने वाली है। प्लस यूक्रेन वॉर को कैसे ख़त्म करना है उस पर भी डिस्कशन होगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर के ख़त्म होते ही आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी समस्या में पूरा वेस्ट फंस जाएगा। अभी उन्होंने अपनी पब्लिक और सबका ध्यान यूक्रेन पे लगाया हुआ था, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री चल रही थी, तो उनकी इकोनॉमी में रोलिंग चल रही थी। यूक्रेन का वॉर बंद हो जाता है तो इन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक दौरा होने वाला है नरेंद्र मोदी जी का, और इससे आउटकम्स जो निकलेंगे, क्योंकि आज मोदी जी गए हैं वहाँ रशिया, तो मेरे ख्याल से रात तक लैंड करेंगे वहाँ, अभी लैंड किए नहीं होंगे।
तो कल से और परसों से जो अपने को इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिलने लगेगी, आप समझ लीजिए जो असल में होगा उसका 10 या 20% ही बाहर आएगा। तो उतने में आप देखिएगा कि कितनी बौखलाहट और बेचैनी पूरी दुनिया में फैलती है। हालांकि ये है बहुत अच्छा मूव है मोदी जी का। अमेरिका को उनकी हैसियत दिखाने का बहुत सही तरीका है कि भाई आप ही अकेले दुनिया में सर्वे सर्वा और माई बाप नहीं हो। अब आपकी इतनी औकात नहीं रह गई है कि आप डराओ धमकाओ और उल्टी सीधी बातें करो। हमको जो करना है हम करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है। हम जिससे चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे संबंध और रिलेशनशिप रखेंगे। अमेरिका को ये एहसास कराया जा रहा है भारत की तरफ से कि भारत कोई छोटा मोटा पिद्दी सा देश नहीं है कि तुम उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स और इस टाइप की फुलझड़ियाँ छोड़ छाड़ के और डरा धमका लोगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं, या तुम्हारा वो काउंसिल फॉर वो क्या है उनकी एक CFR है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, एक इनकी वो रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स निकालने वाली एक संस्था है, कोई ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया ने पहले ही बोल दिया है कि ये सब मोटिवेटेड रिपोर्ट्स हैं, हम इसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो अमेरिका के लिए अब आगे वाले दिन जो हैं वो इंडिया के साथ डील करना एक काफ़ी चैलेंजिंग स्थिति हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी के लिए जो 10 साल की उनकी प्रिपरेशन है, जो 10 साल में उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ों को काफ़ी मजबूत किया है, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी सारे काम किए हैं, PFI जैसे जो खतरनाक संगठन थे उनका फन कुचल दिया है। तो काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है, भारत के अंदर खालिस्तानियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। तो 10 साल में मोदी ने हर तरह से इंटरनली एक्सटर्नली इंडिया को मजबूत बना लिया है। अब इस तैयारी का इनकैशमेंट या इसको अब देश के लिए बदलने में, फ़ायदे में लाने में, कि हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू बेनिफिट्स फॉर इंडिया, आप ऐसे कहें, तो अब वो वाला फेज़ आ गया है। अब नरेंद्र मोदी इंडिया को उस स्टेज पे ला चुके हैं कि जहाँ पे इंडिया को अमेरिका की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ का एहसास अब अमेरिका को लगातार दिलवाया जाएगा, क्योंकि अब इंडिया की वैसे भी जो GDP है वो 5 ट्रिलियन टच कर रही है और यहाँ से ये पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि अब इकलौती GDP है, इकलौती इकोनॉमी है इंडिया जो परफॉर्मिंग इकोनॉमी है, जो ग्रोथ पे है। तो वेस्ट की मजबूरी बन चुकी है कि इंडिया के साथ ट्रेड बिजनेस के संबंध आपको बना के रखने, अगर आपको अपनी GDP को जिंदा रखना है तो वो वाली कहानी है। तो यहाँ से 5 ट्रिलियन क्रॉस करने के बाद इंडिया उस एक एलीट क्लब में, एक सुपर पावर वाले क्लब में आ जाता है, जहाँ हम पहुँच चुके हैं, दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि भाई साहब अब हम भी यहाँ हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इंडिया का डिक्लेरेशन है कि जो टॉप 3 कंट्रीज़ कही जाती थी, रशिया, अमेरिका और चाइना, कि ये 3 सुपर पावर्स हैं, तो यहाँ इस मीटिंग के बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा कि अब दुनिया के 4 सुपर पावर्स हैं, जिसमें चौथा इंडिया है। और क्योंकि इंडिया सुपर पावर है, तो सुपर पावर की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी उसके हिसाब से चलती है। तो वो चीज़ इंडिया जो है वो अब दुनिया को दिखा रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं अपने रिलेशंस किसके साथ कैसे रखूँगा ये मैं डिसाइड करूँगा। और ये चीज़ आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद, या अगली जो गवर्नमेंट आएगी अमेरिका में, ट्रंप की आए या जिसकी भी आए, वो गवर्नमेंट अब आपको उसी तरीके से सुपर पावर की तरह से ही ट्रीट करना शुरू करेगी। वो आपके ऊपर अब ये जो छिछोरे टाइप की चीज़ें होती हैं कि ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट इंडिया पे निकाल दी, या इंडिया में कोई जांच कमीशन भेज दिया, तो इंडिया ने तो इनके जांच कमीशंस को वैसे ही भगाना बंद शुरू कर दिया है, आगे ये बात भी नहीं करेंगे। इनको अब समझ में आ जाएगा कि जैसे हम रशिया या चाइना के अंदर कुछ इस टाइप की हरकतें नहीं कर पाते हैं, हम इंडिया में भी नहीं कर पाएंगे। तो वो बताने के लिए, वो समझाने के लिए ये दौरा बहुत ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं, कल बात करेंगे मोदी जी की, जब वहाँ से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी
कि क्या मुलाकात हुई, क्या भाषण हुआ, किसने क्या स्टेटमेंट दिया। तो तब तक के लिए